हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में सिंदूर की होली के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम उस नाटक के पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस नाटक के पात्र कौन 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 है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके चरित्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंदूर की होली जो नाटक है, नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। और उनके जन्म कब हुआ था? 1903 में और निधन 1987 मतलब 1987 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी हैं और यूरोप में प्रवर्तित यथार्थवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़कर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में सामने लाई जाती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में लिखे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, इस नाटक के मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो नाटक लिखे हैं, ये मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना। इस नाटक के मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो समस्या नाटक लिखे हैं वो तो मैं विस्तार रूप से बता चुकी हूँ। प्रीवियस क्लास जाकर देख लीजिएगा। तो फिर से मैं भी दोहराती हूँ उनके नाटक के बारे में। तो देखिए, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के जो नाटक है वो है अशोक, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था। सन्यासी 1930 में प्रकाशित हुआ था। रक्षक का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयुग 1933 में। और सिंदूर की होली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की बीणा 1946, वर्षराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार, ये उनके प्रमुख नाटक है। किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। उसके बाद सिंदूर की होली जो नाटक है ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि उस नाटक के पात्र कौन है। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरालाल जो कि डिप्टी कलेक्टर है, माहिर अली जो कि मुरारी का मुंशी, भगत सिंह, हरनंदन सिंह, चंद्रकला जो कि मुरारलाल की बेटी, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ अन्य जन। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मुरारीलाल के बारे में। तो मुरारीलाल के बारे में डिस्कस करेंगे। मुरारीलाल कौन है? डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है। और वो 40 वर्षीय माहिर अली के माध्यम से रिश्वत लेने वाले व्यक्ति है कि नहीं? हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। तो उसमें से हम आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस नाटक के पात्र का चरित्र कैसे हैं। तो पहले पढ़िए, नाटक को पहले पढ़िए तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो मुरारीलाल जो है वो डिप्टी कलेक्टर है। उनके उम्र कितनी है? 40 वर्ष है। और उन्होंने माहिर अली के माध्यम से रिश्वत लेने वाले व्यक्ति है और गोरा और स्वस्थ शरीर है। उनके जो वर्ण है, उनके शरीर में जो वर्ण जो है वो गोरा है और स्वस्थ शरीर है। और आँखें, मतलब यहाँ पर मुरारीलाल के जो फिजिकल जो दिखने को कैसे दिखने, मतलब मुरारीलाल दिखने को कैसे हैं ये वर्णन किया गया है। तो गोरा और स्वस्थ शरीर है, आँखें छोटी है लेकिन चमकती हुई, घने बाल पीछे की तरफ घूम पड़े हैं और दाढ़ी मूछ बनी हुई है और कमीज
चौड़ी मोहरी का पाजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। कौन? मुरारलाल। और इस वेश में पूर्ण युवा लगते हैं और रिश्वत लेने पर द्वंद्व भी होता है और चिंता में घुले रहना और 40,000 रुपये रिश्वत लेकर रजनीकांत को देने की जो इच्छा है, ये मुरारलाल के चरित्र है। नेक्स्ट जो चरित्र है वो है चंद्रकला, जो कि मुरारलाल की बेटी है। मतलब नाटक की प्रमुख पात्रा है मुरारलाल की बेटी और नाटक की प्रमुख पात्रा। और उम्र कितनी है चंद्रकला की? 20। तो 20 वर्षीय चंद्रकला की आकृति कैसे है? तो आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता को और भी लुभावनी बनाती है। और वो हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं जिसमें आंचल और किनारों पर जरी का काम बना है। और पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनके संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, शिक्षिता एवं भावुक भी है। कौन? चंद्रकला। और रजनीकांत के प्रति आकर्षण है और उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रेम की चाहत है। और शारीरिक संबंध व विवाह दोनों को भिन्न वस्तु मानने वाली लड़की है। और क्या ना, विवाह को मानसिक तुष्टि का साधन मानने वाली युवती है और स्वयं को विधवा मानने वाली है और दलित भारतीय नारी के प्रति विद्रोह करने वाली बुद्धिवादी नारी है और भावुकता के कारण निराशा और फलस्वरूप उन्मादिनी है और अपने वैधव्य को अमर बनाने की इच्छुक है और नारी की स्वतंत्रता की पक्षधर और नारी स्वयं अपनी शोषण के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसा मानने वाली नारी है। और स्त्री को मुक्ति का प्रयास स्वयं करना होगा, इसी मान्यता की जो हिमायती है वो दिखाई है। और विवाह के अवसर पर वेदमंत्र, शंख ध्वनि, भोज इत्यादि को अर्थहीन मानने वाली नारी है। नेक्स्ट जो पात्र है वो है मनोरमा। मतलब मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से 2 वर्ष कम है। मतलब कितनी? ये 20 है, 20 हो तो 18, तो उम्र 18 है। शरीर उसका कुछ दुबला और अर्धविकसित है, बालें खुले, रुक्ष और व्यवस्थित है और आंखें नितांत चंचल और चमकती हुई है और भौं के बाल लंबे हैं। शरीर का रंग बिल्कुल पछाई चंपे का है। मनोरमा का दोनों हाथों में एक चित्र लेकर रंगमंच पर सर्वप्रथम प्रवेश होता है और 8 वर्ष में विवाह हुआ था और 10 वर्ष की वय में वो विधवा हो गई थी। और बाल विधवा, जो विधवा विवाह और नारी उद्धार के आंदोलन को पुरुष उद्धार कहकर व्यंग करने वाली पात्र है और पति विहीना होते हुए उसके नाम ही डोर में बंधी रहने का कार्य भी करने वाली नारी है वो। और मनोज शंकर के शब्दों में यह विधवा अग्नि है, हलाहल है, कोई पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के स्त्री पात्र में विवेकशील, त्यागी तथा परिस्थिति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली नारी है। स्पष्ट वक्ता के कारण अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने में कोई हिचक नहीं है। और मुरारलाल और मनोशंकर की जो वासना है वो मतलब उनकी कटु आलोचक है और निर्भीक भी है और सामाजिक कुरीतियों के प्रति आधुनिक सुधारों की कटु आलोचक है। विधवा विवाह की अपेक्षा वो विधवा रहना श्रेष्ठ कर समझती है। समाज की समस्याओं में मूल में नारी और पुरुष की समस्या को प्रधान रूप देने वाली स्त्री है। उसकी मान्यता है कि पुरुष नारी के लिए समस्या है और नारी पुरुष के लिए। तो पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। तो यह रोग मनुष्यता के विकास का है। तो मनोरमा के चरित्र में 2 विरोधी भावनाओं का सामंजस्य दिखने को मिलता है। एक तरफ वो
मुरालाल के वासनायुक्त प्रेम प्रस्ताव को ठोकर मारती है। वहीं दूसरी तरफ मनुज से आत्मीयता रखकर उसे दूल्हा नहीं प्रेमी बनना चाहती है। वो विधवा है और मनुज को भी विधु बनाना चाहती है। वो कहती है कि मैं विधवा हूँ, तुम्हें विधुर होना होगा। तो विधवा नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली चरित्र मनोरमा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरित्र है वो है मनोज शंकर। मनोज शंकर जो मुरालाल के मित्र का लड़का, आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला युवक, भावुक होते हुए भी समय और परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला पात्र है। पिता की हत्या के जब वो 12 वर्ष का था, रहस्य से अनजान मानदंड में जीवन यापन करने वाला युवक है। इसी वजह से पढ़ाई या अन्य कार्यों में विमुख युवक है और मनोरमा के प्रति चाहत या प्यार है। स्वच्छंद प्रेम का पक्षधर है और प्रेम को मन की स्वाभाविक गति मानने वाला पुरुष है। प्रेम में विवाह या समाज का कोई बंधन नहीं स्वीकार करने वाला शख्स है। तो प्रेम को चरित्र का गुण अवगुण नहीं समझने वाला पात्र है। तो मनोज शंकर का जीवन निराशा, हताशा और असफलताओं की कहानी है और परास्त होकर, मतलब चंद्रकला के प्रेम से परास्त होकर भी जीतने वाला शख्सियत है और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो चरित्र है वो है माहिर अली, जो कि डिप्टी कलेक्टर मुरालाल का पुरानी मुंशी है। मोटे आदमियों को फंसाना और उनसे मोटी रकम अपने अधिकारों के लिए वसूल करना उनका मुख्य कार्य है और भगत सिंह को फंस कर 10,000 रुपये की वसूली करना और मनोज शंकर द्वारा अपने पिता की रहस्यमय मृत्यु का माहिर अली से हाल जानकर उसे धिक्कारना और माहिर अली द्वारा अपने मन के रहस्य को व्यक्त कर परम शांति का अनुभव करना है। ये माहिर अली का चरित्र है। नेक्स्ट जो चरित्र है वो है भगत सिंह। ये मुरालाल की दृष्टि में जालिम व्यक्ति जो लाखों रुपए रैयत को लूटकर जमा लिए हैं। अब तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। तो इस साल राय साहब हो गया है। इधर का मतलब उधर का सारा इलाका उसके रूम में है। तो रजनीकांत के बाप को मरे 1 साल हो गए हैं और राय साहब रजनीकांत का हक भी हड़पना चाहते हैं और भगत सिंह रजनीकांत के विषय में मुरालाल से कहता है कि उसके कारण मेरी इज्जत बिगड़ गई है। तो हल्की हुकूमत सब बंद है, अब या तो वो नहीं या मैं नहीं। तो ये भगत सिंह कह रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरित्र है वो है रजनीकांत, जो रमापति का पुत्र है। 17-18 वर्षीय युवक है। हरनंदन का भतीजा, जिसे भगवंत हरनंदन के हाथों की मरवा देता है और मुरालाल हरनंदन को उसे समझाने की बातें करता है और हरनंदन सिंह रजनीकांत पर आवारा होने, गांजा पीने, लगानबंदी करने का, बाजारों में कपड़े की खुली जलाने का झूठा आरोप मुरालाल के समक्ष लगाता है और वो चंद्रकला का प्रेमी है। नेक्स्ट जो पात्र है वो है डॉक्टर, जो कि रजनीकांत के निधन के उपरांत मानसिक रूप से बीमार चंद्रकला की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर है। और नेक्स्ट जो पात्र है हरनंदन सिंह, जो कि भगत सिंह के साथ मुरालाल के
यहाँ रिश्वत देने आने वाला व्यक्ति है, वो इसी के पास 10,500 रुपये होते हैं, जिसमें से वो 500 माहिर अली को, 10,000 मुरालाल को देता है। और भगवत सिंह का विश्वास पात्र व्यक्ति भी है, रजनीकांत का चाचा और उसके दिवंगत बाप का ममेरा भाई है। भगवत सिंह रजनीकांत को मारने के लिए हरनंदन को ही संख्या देने वो उसके दरवाजे पर हाथी बंधवाने की बात करता है। मुरलाल के पूछने पर भगवत सिंह हरनंदन को अपने मामू का लड़का बताता है। तो ये था सिंदूर की होली नाटकों का नाटक के पात्र जो है उन पात्रों का परिचय है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो उसके बाद उस नाटक के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। देखिए, ये जो नाटक मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये नाटक 3 अंक है। 3 अंक में हुआ है, ये नाटक संपूर्ण हुआ है। 3 अंक में दृश्य का स्थल एक ही जगह है जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर मुन्नालाल के बंगले की बैठक है। पहला दृश्य जो है वो 9 बजे का दृश्य है, मतलब रात 9 बजे का है। दूसरा दृश्य जो है पहला दृश्य जो है 9 बजे का है। दूसरा दृश्य जो है संध्याकाल का है। तीसरा दृश्य जो है रात्रि 10 बजे का है। और ये दिन जो सीजन जो है ये नाटक ये वर्षाकाल का दिन है। और समस्या नाटक के क्रम में ये उनका 5वां नाटक है। मतलब लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने जितने नाटक लिखे हैं उनमें से 5 नंबर जो नाटक है वो है सिंदूर की होली। इसलिए कहा गया कि समस्या नाटक के क्रम में ये उनका 5वां नाटक है। और इस नाटक के कथानक की अवधि केवल 12 या 13 घंटे के मात्र की है। और नाटक की जो कथा है वो 9 बजे के शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। और ये जो नाटक है ये याद रखिए, सिंदूर की होली जो नाटक है ये नायिका प्रधान नाटक है और वो नायिका चंद्रकला है। तो इससे नारी क्या है, भारतीय नारी क्या है, नारी को पश्चिम ने अधिक समझा या पूर्व भारत की नारी ही नारी का सहज रूप है, इस पक्ष पर भी नाटककार ने विचार किया है। और नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन भी करती है। चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का दिखने को मिलती है। साधना और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को भी दिखाया गया है। निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को भी दिखाया गया है। और भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और गुनाहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिखाया गया है। इस नाटक में निर्दोषों की हत्या का चित्रण हुआ है। विधवा के स्वरूप का वर्णन भी हुआ है। रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिवाद में टकराहट का भी चित्रण हुआ है। और समाज में विधवा का स्थान और विधवा विवाह का प्रश्न भी उठाया गया है। जैसा कर्म वैसा फल की अभिव्यक्ति भी इस नाटक में की गई है। और मिश्र जी के जो है मतलब मिश्र जी के संबंध में गिरिराज शर्मा जी ने हिंदी नाटक का मूल्य संक्रमण करके लिखे हैं कि स्पष्ट है कि मिश्र जी ने विधवा को समाज का गौरव सिद्ध किया है, जबकि भारतीय समाज में विधवा के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है। शुभ कार्य में विधवा की उपस्थिति भी अशुभ मानी गई है, ये इस नाटक में देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम नाटक के मुख्य अंश के बारे में कहेंगे तो प्रथम अंक के बारे में हम कहेंगे, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के बारे में कहेंगे तो उनके मतलब वार्तालाप के बारे में कहेंगे। तो मैं जो भी वार्तालाप के बारे में बताऊंगी ध्यान से सुनिए। एक वार्तालाप है, पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उन दिन
रोने लगा था, एक ही खानदान और एक ही खून। तो ये किसने किससे कहा था ना? माहिर अली मुंशी का कथन डिप्टी कलेक्टर मुरालाल से है। तो भगत सिंह मतलब राय साहब के भतीजे से मुरालाल के मनोज के विलायत जाने का जो खर्च वसूल लेने पर माहिर अली उक्त बात बताता है। नेक्स्ट जो कथन है वो है, वो तो रुचि है देन को, मतलब रुचि मतलब वो तो राजी है, वो तो राजी है देने को 10,000 लेकर। तो वो अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़की की जान जाएगी। तो हुजूर की खुश कर लेने के बाद वो उसकी जान ले लेगा। पुलिस उसकी राय की है कि उधर मतलब इधर आप ही तरफ से भी वो बेवकूफ़ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही, इसीलिए। तो ये माहिर अली का कथन है डिप्टी कलेक्टर मुरालाल से भगत सिंह के भतीजे वकील द्वारा 10,000 रुपये की राशि देने के संबंध में। नेक्स्ट जो कथन है, मुझे उस बात का बड़ा दुख है मनोज, अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष तक समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी, फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ये मुरालाल का कथन है मुंशी माहिर अली से। नेक्स्ट जो कथन है, मैं तुम पर सुबह करूँगा। तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है तुमको और मनु शंकर को प्रसन्न रखने में। अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है। हाँ, ज़रा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछ तो सबरी की डाक में कोई ज़रूरी पत्र तो नहीं है। तो ये मुरालाल का कथन है मुंशी माहिर अली से। नेक्स्ट जो कथन है, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से न तो भोजन करता है और न नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। तो इसी तरह स्वास्थ्य तो मतलब बिगड़ेगा ही। उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता अपनी तरफ से, तो मैंने दूसरे के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान न मालूम, इसी झंझट से कब छुट्टी मिलेगी। ये मुरालाल का कथन पुत्री चंद्रकला से मनोज के संबंध में है। मुरालाल अपनी बेटी को उदास अब चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछता है कि तबीयत तो ठीक है, मतलब तबीयत तो ठीक है ना? तो इसी पर चंद्रकला उन्हें समाज के विषय में लखनऊ से बीमार होने वो 2 घंटे बेहोश की बात करने पर मुरालाल का कथन लिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कथन है, चुप रहो, क्यों नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हें कैसे मालूम? मेरे चित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था, इसीलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ कि जब तक वो स्वयं अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ ही रहेगा। तो ये चंद्रकला द्वारा संदेह और उद्वेग से मनोज की बीमारी का संबंध मुरालाल से जुड़ने पर मुरालाल का कथन पुत्र के प्रति है। नेक्स्ट जो कथन है वो है, ये क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। तो जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्द का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। ये चंद्रकला के क्षमा मांगने पर मुरालाल का कथन पुत्र चंद्रकला से है। और नेक्स्ट जो कथन है, साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते, मतलब हाथ हिलाकर धरती की तरफ संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर कहते यहाँ और वहाँ जवाब देने को भी
तो कुछ चाहिए कि जिस दिन हिसाब होगा उस दिन उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते, उन निकालने क्यों नहीं रखे। ये इस मेज पर, ये माहिर अली का कथन है भगवंत सिंह के रिश्वत के संबंध में। और नेक्स्ट जो कथन है, झूठ का रोजगार तो आप लोग देहात में करते हैं, लगान वसूल करने वक्त और बिरादरी में। ये कथन माहिर अली का कथन है भगत सिंह के प्रति। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पटीदार और दाल गलाने की चीज़ें होती है। दाल गल जाने पर मीठी होती है तो पटीदार गल जाने पर काबू में रहता है। तो ये भगत सिंह का कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला। ये मुरालाल का कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, तो हम लोग का काम है केवल कानून की रक्षा करना। ये मुरालाल का कथन है। और अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, ये चंद्रकला का गान है। नेक्स्ट जो कथन है, जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या है, ये मनोरमा ने ही कहा है। और कला की भावना किसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह है। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो देना, दो सूत्रों का बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। तो ये मनोरम ने कहा है, मनोरम का कथन है। जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं, ये मनोरम का कथन है। तो आग के निधूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, ये मनोरम का कथन है। तो प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता। फिर वो प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वो तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी तरफ वो उठता था। ये चंद्रकला का कथन है। सत्य तीक्ष्ण होता ही है, जो कि चंद्रकला का कथन है। मुझे अपना घर बनाना है, ये मनोरमा का कथन है। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, ये मनोरमा का कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती, ये मनोरमा ने ही कहा है। नेक्स्ट जो कथन है, सत्य का सूत कच्चा था कितनी जल्दी टूट गया, ये मनोरमा का कथन है। पुरुष आंख के लुलुप होते हैं, विशेष स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु सज्जा पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है, ये मनोरमा का कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई लेकर जीना अच्छा नहीं है, ये मनोरमा का कथन है मनोज शंकर के प्रति। और पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, ये मनोरमा का कथन है। और आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ है, ये मनोज शंकर का कथन। नेक्स्ट जो कथन है, उसका हाथ मैंने इसीलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसीलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, ये मनोज शंकर का कथन है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन उससे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं, ये मनोज शंकर का कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला, ये मनोज शंकर का कथन है। प्रेम करना विशेष स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वो प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तो प्रेम माना गया है। और उस पर भी ये तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है। तो प्रेम वकील से राय लेकर, जज के अधिकार पत्र लेकर तो क्या नहीं जाता। जो बात स्वभाव है, प्रकृति है, वो तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं, ये मनोज शंकर का कथन है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, ये डॉक्टर का कथन है। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है, ये मनोज शंकर का कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना
आवश्यक है। यह मोनम का कथन मनुशंकर के प्रति। यह क्या मतलब, यह क़यामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा, ये माहिर अली ने ही कहा है। कहकर एक बार फांसी पर जाना रोज फांसी से अच्छा है, माहिर अली का कथन है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश, ये चंद्रकला का कथन है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है, ये चंद्रकला का कथन। नेक्स्ट जो मनोरमा ने कहा है कि भावुकता और विक्षुभ के अवसर पर निकल हुए शब्द संस्कार के मर्यादा इसी तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में वो ठहर भी नहीं सकते। और नेक्स्ट जो कथन है, सचित कर्म जो चाहते हैं मतलब करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है, ये मनुशंकर का कथन है। और नेक्स्ट जो कथन है, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इसका रंज है, क्या देख रहे हो, जाओ इसी तरह उस उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा, तो अधिक से अधिक यही सहानुभूति में उसके हाथ दिखला सकता हूँ। तो ये मुरारलाल का कथन माहिर अली से रजनीकांत की हत्या से व्यथित होने पर। देखिए ये जो कथन है, तो ये जो जितने कथन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ये इम्पोर्टेंट कथन को लेकर ही लिखा गया है, उठा गया है उस नाटक से। तो ये इन कथन को देखिए, बहुत सारे कथन भी है, लेकिन उस कथन से मतलब महत्वपूर्ण कथन क्या है जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में आ रही है, तो यही कथन ही मैक्सिमम एग्ज़ाम में आ रही है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो देख लीजिएगा, पहले नाटक को पढ़िए, क्योंकि पहले यदि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले पढ़िए, उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंदूर की होली जो नाटक है, इस नाटक के पात्रों का परिचय और उन पात्रों का प्रमुख कथन के बारे में आई आप सभी को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में सिंदूर की होली के बारे में नाट्य कला की दृष्टि से सिंदूर की होली नाटक कैसे बनी, नाट्य कला की दृष्टि से, ये हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे लगा, यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितनी भी क्लास में मैं करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।